हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम राज्यसभा का जो टॉपिक दिया हुआ है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो पूरे के पूरे टॉपिक में हम राज्यसभा के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके बारे में हम रीड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे। और टॉपिक को समझने के बाद एक पूरी क्लैरिटी हो जाएगी राज्यसभा के बारे में। चलिए रीड करते हैं। Each of the two houses of the parliament has the different basis of representation. The Rajya Sabha represents the states of India. तो हमें पता है हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेस है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो हर सदन में, हर हाउस में क्या होता है, हर हाउस का जो बेस है रिप्रेजेंटेशन का वो अलग अलग होता है। बेस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि हर हाउस जो जिस लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? जैसे कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का बेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? लोकसभा का बेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में होता है, क्योंकि लोकसभा क्या है, लोकसभा एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्टली अपने एमपीज को वोट करते हैं एंड वो एमपीज लोकसभा में बैठते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन हमने समझ लिया, वो है पीपल ऑफ इंडिया, लोगों को डायरेक्टली वो रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा का जो बेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसका बेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? स्टेट्स है। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से कैसे इलेक्ट होकर के आते हैं उसके बारे में भी हम रीड करेंगे। इट इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट elect the members to the state legislative assembly. The elected members of the state legislative assembly in turn elect the members of the Rajya Sabha. तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी का मतलब क्या हुआ? देखो, हर राज्य में क्या होता है, हर राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना। हर राज्य में क्या होता है, वहाँ की विधान सभा होती है कि नहीं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, विधानसभा बोलेंगे। ठीक है, तो हर स्टेट में अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इन लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब समझो कि राज्यसभा में कौन मेंबर आएगा, वो कैसे इलेक्ट होकर के आता है, कौन लोग हैं जो उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको समझना। तो एमएलए होते हैं, अभी हमने समझ लिया। एमएलए क्या करते हैं, हर स्टेट में एमएलएज होते हैं। तो हर स्टेट से कुछ नंबर ऑफ लोग राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है, तो उनको इलेक्ट कौन करता है? उनको एमएलए इलेक्ट करते हैं। उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको एमएलए इलेक्ट करते हैं। तो एमएलए में से, जैसे कि सपोज यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में 31 मेंबर्स, जो यूपी के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो लोग जाएंगे राज्यसभा में। तो क्या होगा, अब यूपी में जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पर यूपी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसमें से कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे और जो चुनाव जीतेंगे उसमें से जो 31 लोग हैं, क्योंकि 31 सीट्स है ना वहाँ पर, तो जो 31 लोग चुनाव जीत जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो यूपी को रिप्रेजेंट करेंगे राज्यसभा में। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। क्योंकि देखो, लोग तो डायरेक्टली वोट नहीं कर रहे ना, लोग तो डिसाइड नहीं कर रहे ना कि यूपी से राज्यसभा में कौन जाएगा। कौन डिसाइड कर रहा है? एमएलए डिसाइड कर रहे हैं। एमएलए को लेकिन वोट कौन करता है? एमएलए को वोट करते हैं यूपी के लोग या उस पर्टिकुलर स्टेट के लोग, है ना। इसीलिए बोला जा रहा है कि लोग डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर रहे, लोग डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर रहे ना, लोग केवल और केवल अपने एमएलए को चूज कर लेते हैं और फिर ये एमएलए डिसाइड करते हैं कि राज्यसभा में वहाँ से कौन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली, क्लियर होगी आई होप, कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा। तो दो चीज़ अब तक हम लोगों ने समझ ली। हमने ये समझ लिया कि लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन होता है लोगों का, तो उसका बेस अलग हो गया। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, पूरी की पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और लोगों को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, तो वो चीज़ तो अलग हो गई। ठीक है, वहीं राज्यसभा में क्या होता है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है और एमएलएज इलेक्ट करते हैं कि वहाँ से, उस पर्टिकुलर राज्य से कितने लोग जाएंगे राज्यसभा में और कितने लोग उस राज्य के इंटरेस्ट को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। वी कैन इमेजिन द टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकेंड चैम्बर। सेकेंड चैम्बर का मतलब क्या है? चैम्बर का मतलब हाउस ही होता है।
सेकेंड चैम्बर का मतलब हो गया सेकेंड हाउस, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, राज्यसभा के बारे में। तो सेकेंड चैम्बर इज नथिंग एल्स बट राज्यसभा, राज्यसभा ही है सेकेंड चैम्बर, ठीक है। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से राज्य से कितने लोग, कितने मेंबर्स राज्यसभा में जाकर के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये एलोकेशन ऑफ सीट कैसे होगा, राज्यसभा में देखो कितनी सीट है, एट प्रेजेंट राज्यसभा में है 245 सीट्स, ठीक है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इन टॉप 245 सीट्स में से कितनी सीट्स यूपी को मिलेगी, कितनी सीट्स हरियाणा को मिलेगी, कितनी सीट सिक्किम को मिलेगी, कैसे डिसाइड किया जाएगा, कितनी सीट्स अरुणाचल प्रदेश को मिलेगी, जितने भी भारत में राज्य है, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, उन दो तरीके के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। वन वे, पहला तरीका क्या है, वन वे इज टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और पॉपुलेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, एक पॉलिसी अपनाएंगे। वो पॉलिसी क्या होगी कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी स्टेट में कितने लोग हैं, हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हर स्टेट से एक सर्टेन फिक्स्ड नंबर ऑफ लोग, इक्वल नंबर ऑफ लोग ही जाएंगे राज्यसभा में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यूपी हो गया, सिक्किम हो गया, या जितने भी भारत में स्टेट्स हैं, जितने भी भारत में स्टेट्स हैं, हर स्टेट से इक्वल नंबर ही जाएंगे राज्यसभा में, इक्वल लोग ही जाएंगे राज्यसभा में, ठीक है। यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे कि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सिक्किम की पॉपुलेशन कम है, तो यूपी से ज़्यादा लोग जाने चाहिए, हम ये चीज़ नहीं देख रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पर आइडिया क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक। सिमेट्री का मतलब देखो, सिमेट्री मैथ्स में करके आए होंगे, है ना। सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री में हम कोई भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। ये चीज़ सिमेट्री में हम करते हैं। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ कि हम हर स्टेट से इक्वल नंबर को ही भेजेंगे, इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हम राज्यसभा में भेजते हैं। ये तो हो गया एक तरीका। अच्छा, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव भेजने को बोलेंगे। अगर यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ से ज़्यादा लोग जाएंगे राज्यसभा में, और अगर गोवा में बहुत कम पॉपुलेशन है तो गोवा से कम लोग जाएंगे, ठीक है। यानी कि जनसंख्या के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा कि वहाँ से कितने लोग जा रहे होंगे। समझ में आ गया। तो दो तरीके समझ लिए हम लोगों ने, पहला है इक्वल तरीके से जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा हो गया कि हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे अगर किसी स्टेट में ज़्यादा है जनसंख्या तो ज़्यादा लोग जाएंगे, और अगर जनसंख्या कम है तो वहाँ से कम लोग जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो। तो यूएसए में क्या हुआ, यूएसए में एवरी स्टेट हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीनेट। यूएसए में भी दो हाउस है, ठीक है। यूएसए की जो संसद है, जो वहाँ पर उस संसद को कहा जाता है कांग्रेस, तो वहाँ पर भी क्या है, कांग्रेस, इंडिया वाली कांग्रेस मत समझ लेना। वहाँ पर जैसे भारत की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं ना, ठीक है। वहाँ पर उसको कहा जाता है कांग्रेस। तो यूएसए में जो कांग्रेस है ना, उसके भी दो हाउस है, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक होता है सीनेट। तो जैसे इंडिया में राज्यसभा है वैसे ही अमेरिका में सीनेट है, वैसे ही अमेरिका में वहाँ का जो अपर हाउस है उसको क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। तो अमेरिका में सीनेट में क्या होता है ना, अमेरिका में देखो वहाँ पर लोग कैसे जाते हैं, वहाँ पर है, वहाँ पर इक्वालिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स है। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अमेरिका में टोटल कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स है। तो 50 स्टेट से इरिस्पेक्टिव कि हर स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन को ना देखते हुए वो क्या करते हैं, हर स्टेट से दो कैंडिडेट को भेजते हैं। तो 50 इंटू 2 टोटल कितनी सीट्स है वहाँ पर, सीनेट में 100 सीट्स है। तो 100 सीट्स के अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है कि हर राज्य को दो दो सीट दे दी जाती है, ठीक है। तो हर राज्य से वहाँ पर अमेरिका में क्या होता है, दो दो मेंबर्स ही वहाँ की जो सीनेट है उसमें इलेक्ट होकर के जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि इक्वल पॉपुलेशन है ना, वहाँ पर भी कुछ राज्य बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हैं, कुछ राज्य बहुत कम पॉपुलेशन वाले हैं। बट बिकॉज अमेरिका ने सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को चूज़ करा है, तो इसीलिए अमेरिका में सीनेट में इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट ही जाते हैं हर राज्य से। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ कंसिडर करो, अगर जैसे अमेरिका में चीज़ हो रही है, अमेरिका में पॉपुलेशन को ना देखते हुए इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन को देखा जा रहा है, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। अगर सेम टू सेम चीज़, ये अमेरिका का जो सिस्टम है इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर ये इंडिया में भी फॉलो होने लगता तो क्या होता,
थोड़ा सा एक बार कंसिडर कर लेते हैं। तो ये होता कि यूपी जिसकी पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अराउंड 20 करोड़ है, ठीक है। और सिक्किम सिक्किम जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 6 लाख है, 6 लाख है। तो इन दोनों से क्या होता, इन दोनों से इक्वल नंबर ऑफ सीट जाती, इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव इक्वल होते राज्यसभा में। लेकिन खुद देखो ना यहाँ पर कितना बड़ा अंतर है, कहाँ यार 20 करोड़ है और कहाँ 6 लाख है। अभी तो यूपी में जनसंख्या लगभग 24-25 करोड़ के आसपास होगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है पॉपुलेशन में। ये चीज़ हो जाती फिर कि यूपी की भी जनसंख्या, यूपी से भी एक ही मेंबर आ रहा है, सिक्किम से भी एक ही मेंबर आ रहा है, और जनसंख्या का अंतर देखो, ज़मीन आसमान का अंतर है, कहाँ 6 लाख कहाँ 20 करोड़ है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने डिसाइड क्या करा, फाइनली हमने कहा देखो भाई, हम अमेरिका के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करने वाले, हम यहाँ पर इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो हमने क्या डिसाइड करा, हमने कहा दैट द स्टेट्स विद द लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव्स दैन द स्टेट्स विद द स्मॉलर पॉपुलेशन गेट। तो हमने क्या कहा, हमने ये बोला कि ऐसा राज्य जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ना, वहाँ से ज़्यादा लोग जाएंगे राज्यसभा में, और जहाँ पर कम पॉपुलेशन होगी ना, तो वहाँ से कम लोग जाएंगे। तो हमने डिसाइड किसके बेसिस पर कर दिया, हमने डिसाइड कर दिया पॉपुलेशन के बेसिस पर। और इसी के अकॉर्डिंगली यूपी में कितनी है, यूपी में 31 मेंबर्स है। यूपी के लोग 31 मेंबर को, यूपी के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूपी के जो एमएलए है, उनमें से कितने लोग जाते हैं, वो लोग 31 लोगों को इलेक्ट करते हैं, और वो लोग जाते हैं राज्यसभा में और यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं, यूपी के इंटरेस्ट को राज्यसभा में रखते हैं, यूपी के लोगों की जो बात है वो वहाँ पर रखते हैं, समझ रहे हो। और सिक्किम की अगर बात करेंगे, क्योंकि सिक्किम में बहुत कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर एक ही सीट दी गई है सिक्किम को राज्यसभा में। तो सिक्किम से केवल और केवल एक कैंडिडेट, एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा, और वो जाएगा राज्यसभा में, सिक्किम के लोगों की बात को रखेगा, सिक्किम के कल्चर की बात रखेगा, सिक्किम में जो ट्राइबल्स है उनकी बात को रखेगा, एंड जो अदर अदर सेक्शन सिक्किम में रहते हैं उनकी बात को रखेगा, ठीक है। तो जो सिक्किम का इंटरेस्ट है, वो सिक्किम का रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव जाकर के वहाँ पर बात को राज्यसभा में रखेगा, समझ रहे हो। तो हमने क्या करा, हमने करा अमेरिका को रिजेक्ट। हमने कहा कि भाई हम अमेरिका वाले सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हमें चाहिए रिप्रेजेंटेशन, और जिसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उससे ज़्यादा कैंडिडेट जाएंगे राज्यसभा में। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। तो हमने कौन सा तरीका अपनाया है, वो ये तरीका अपनाया है। अब एक चीज़ और समझनी है यहाँ पर, जो हम लोगों ने यहाँ पर रीड नहीं करी, वो क्या है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर राज्य से कितने लोग, कितने मेंबर राज्यसभा में जाएंगे, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड है, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, ये चीज़ लिखी हुई है हमारे 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आप पूछोगे कि ये शेड्यूल क्या होता है ना, थोड़ा सा जानकारी तो होनी चाहिए। देखो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल है, कितने हैं, 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो शेड्यूल क्या होता है ना, शेड्यूल बेसिकली एक लिस्ट होती है। शेड्यूल क्या होती है, एक लिस्ट होती है, जिसमें कुछ आर्टिकल्स के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, है ना, तो हर आर्टिकल कुछ ना कुछ चीज़ के बारे में बता रहा होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए हम उनको शेड्यूल में लिखते हैं, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ पर फोर्थ शेड्यूल में हम बात कर रहे हैं कि राज्यसभा से कितने मेंबर जाएंगे, तो हम एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, कि राज्यसभा में हर स्टेट से कितना रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हम लोग आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, ये दोनों आर्टिकल राज्यसभा की सीट के एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो हम हम किस तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, इसके बारे में क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो इसीलिए इस क्लैरिटी को देने के लिए हम लोगों ने शेड्यूल बनाया, एंड 4th शेड्यूल क्या कर रहा है, यही क्लैरिटी दे रहा है। 4th शेड्यूल क्या कर रहा है, तो शेड्यूल का मतलब क्या हुआ, हम लोग शेड्यूल का मतलब जानने की कोशिश कर देते हैं। तो शेड्यूल को समराइज अगर मैं करूँ, शेड्यूल एक लिस्ट होती है जिसमें कुछ सर्टेन आर्टिकल्स के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी दी जाती है कि ये आर्टिकल कहना क्या चाहता है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ होती है शेड्यूल। और बस हमें केवल इतना ही समझना है कि जब हम राज्यसभा की सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 4th शेड्यूल में ये बताता है कि राज्यसभा की सीटों को डिवाइड कैसे किया जाएगा। समझ में आ रहा है।
आई होप चीज़ें मैंने यहाँ तक क्लियर कर दी होगी, ठीक है। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ठीक है, राज्यसभा में जो है स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, इनडायरेक्ट तरीके से मेंबर इलेक्ट होते हैं, इतना समझ लिया। और हमने ये देखा कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कितने मेंबर्स जाएंगे किसी पर्टिकुलर स्टेट से राज्यसभा में, ठीक है। अब एक रिसर्च वर्क है आपका, आपका क्या है, रिसर्च वर्क। होमवर्क नहीं है, इसको रिसर्च वर्क लेना, क्योंकि रिसर्च करना पड़ेगा आपको। तो रिसर्च वर्क क्या है, देखो स्पेलिंग की तरफ मत जाया करो कि ये स्पेलिंग गलत लिखी है और इसको तो स्पेलिंग ही नहीं पता, ऐसा मत सोचा करो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा फास्ट तरीके से लिखनी होती है ना, तो एकदम क्लैरिटी नहीं आ पाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है। बस इसको जो मैं बता रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करा करो, स्पेलिंग पर ज़्यादा फोकस मत किया करो, एंड बहुत ज़्यादा जजमेंट्स मत दिया करो चीज़ों पर, ठीक है। समझ रहे हो, जो नहीं देते उनके लिए नहीं है, जो दे देते हैं केवल उनके लिए, ठीक है। तो अगर कोई ऑफेंड हो गया हो तो ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों को समझनी है, क्या हम लोगों को समझनी है कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैं बात कर रही थी रिसर्च के बारे में, ठीक है। तो रिसर्च वर्क क्या करना है, रिसर्च वर्क एक सिंपल सी बात करनी है कि आप जिस भी स्टेट से आते हो, ठीक है, कोई यूपी से आता होगा, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई केरला से, तमिलनाडु से, कोई आसाम से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप आते हो, आप देखोगे कि आपके स्टेट से कितने लोग, आपके स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में जाते हैं, यानी कि आपको देखना है कि आपके यहाँ से कितनी सीट है, आपके स्टेट को कितनी सीट मिली हुई है राज्यसभा से, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली कमेंट करना है, समझ रहे हो, आपको क्या करना है, कमेंट करना है यहाँ पर कि आपके स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यसभा में जाते हैं एंड आपके इंटरेस्ट, आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगी, तो ये चीज़ है आपका रिसर्च वर्क। थोड़ा सा खोजना इसके बारे में, अगर अब तक नहीं पता होगा तो पता कर लेना, उसके बाद लिखना। एक और चीज़ है, यूपी के पास, यूपी से हाईएस्ट मेंबर जाते हैं राज्यसभा में, यूपी के बाद महाराष्ट्र से या तमिलनाडु से, कौन इन दोनों में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है राज्यसभा में, ये भी कमेंट करके बताना, और नंबर भी बताना कि कितने लोग महाराष्ट्र से या तमिलनाडु से, जो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को भेजता है आफ्टर यूपी, कितने मेंबर्स को वो भेजता है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनते हो, ठीक है, अगर कोई भी मेंबर बनता है राज्यसभा का मेंबर, अगर कोई कोई भी व्यक्ति बनता है तो वो कितने साल के लिए रहेगा राज्यसभा में, 6 ईयर्स के लिए। दे कैन गेट री इलेक्टेड, तो ऐसा नहीं है कि एक बार 6 साल के लिए आ गए तो फिर दोबारा नहीं आ सकते राज्यसभा में, नहीं। एक बार अगर 6 साल आपके कंप्लीट हो गए तो आप दोबारा से इलेक्शन जा सकते हो, आप दोबारा से री इलेक्ट होकर के राज्यसभा के मेंबर दोबारा बन सकते हो, कोई ऐसा बारिंग नहीं है, ठीक है। बार 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 आप री इलेक्ट होकर के राज्यसभा में जा सकते हो। क्लियर होगी बात, 6 साल क्लियर हो गया और री इलेक्ट क्लियर हो गया। अच्छा, राज्यसभा में 6 साल है, मुझे बताओ कि लोकसभा का अगर कोई मेंबर बनता है तो उसका मैक्सिमम टेन्योर कितने साल का होगा। सब लोग बोलोगे कि ठीक है 5 साल का होगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते चलो कि लोकसभा में कितने हैं, लोकसभा में होते हैं 5 साल। तो जब लोकसभा का गठन किया जाता है, लोकसभा को एक बार कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो लोकसभा मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक चल सकती है, 5 साल के लिए चल सकती है। जैसे ही लोकसभा के 5 साल कंप्लीट हुए तो क्या होता है, हर 5 साल के बाद क्या होता है इंडिया में, हर 5 साल के बाद होता है इलेक्शन। तो इलेक्शन क्यों होता है, इलेक्शन इसलिए तो होता है क्योंकि हमें दोबारा से लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको वोट करना है, दोबारा से उनको चुनना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, so they can get re-elected. All the members of Rajya Sabha do not complete their terms at the same time. Every 2 years, 1/3 of the members of Rajya Sabha complete their terms and elections are held for those 1/3 of the seats only. अब इस चीज़ को समझ लो, और थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ तो और ज़्यादा चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी। Thus, the Rajya Sabha is never fully dissolved. Therefore, it is called the permanent house of the parliament. राज्यसभा को क्या बोला जा रहा है, देखो राज्यसभा को बोला जा रहा है कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा है पार्लियामेंट नहीं, एक सेकेंड, अरे हाँ, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा है परमानेंट मेंबर्स, परमानेंट मेंबर नहीं, राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, ठीक है। हाँ, वैसे अगर राज्यसभा में कोई जाएगा तो परमानेंट मेंबर भी बन जाएगा 6 साल तक, ठीक है। अच्छा, तो राज्यसभा को क्या बोला जा रहा है, राज्यसभा को बोला जा रहा है, देखो परमानेंट हाउस बोला जा रहा है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है। लोकसभा क्या होती है, लोकसभा 5 साल के लिए आती है, 5 साल के बाद क्या हो जाता है, लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, क्योंकि 5 साल के लिए ही लोकसभा आ सकती है ना।
समझ रहे हो? तो 5 साल के बाद क्या होगा? नई लोकसभा आएगी। लेकिन राज्यसभा में ऐसा क्यों नहीं होता? राज्यसभा में भी ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर हम ये कह रहे हैं कि राज्यसभा का जो मेंबर है वो 6 साल के लिए रह सकता है, तो राज्यसभा को फिर 6 साल के बाद डिसॉल्व हो जाना चाहिए था और एक नई राज्यसभा बननी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? उसी का रीज़न हमें समझना है कि ये क्या सिस्टम है, ये अलग क्यों है राज्यसभा में। तो देखो, राज्यसभा में कोई भी मेंबर जब बनता है ना, हमें पता है कि वो 6 साल के लिए बनता है, ठीक है? तो राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में हर मेंबर 6 साल के लिए तो रहता है, लेकिन राज्यसभा में टेन्योर किस तरीके से कंप्लीट होता है, इस चीज़ को समझो। राज्यसभा में कितनी सीट है? राज्यसभा में है 245 सीट्स एट प्रेजेंट, ठीक है? तो 245 में से राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर है, 1/3 कितने बैठ गए? अप्रॉक्सीमेटली मान लो अराउंड 82, ठीक है? 1/3 ऑफ 245 कितना हो जाएगा? अराउंड 82 हो गया, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। तो जो ये जो 1/3 मेंबर है ना राज्यसभा के, राज्यसभा के जो 82 मेंबर्स है ना, वो क्या करेंगे, हर 2 साल में राज्यसभा में हर 2 साल में 82 मेंबर्स रिटायर होते हैं। क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं? 82 मेंबर्स रिटायर होते हैं, यानी कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर होते हैं हर 2 साल में। और इसीलिए जब 2 साल कंप्लीट हुए, ठीक है, इसीलिए जिस साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे, यानी कि 82 मेंबर्स रिटायर होंगे, तो उस 82 मेंबर्स जब रिटायर हो जाते हैं तो उसकी जगह पर नए 82 मेंबर्स को भी तो इलेक्ट करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सीटें खाली हो गई 82, क्योंकि 1/3 मेंबर रिटायर हो गए हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जब 82 मेंबर्स रिटायर करते हैं तो फिर उसकी जगह पर नए मेंबर्स को उसी टाइम पीरियड में इलेक्ट भी किया जाता है, ठीक है? समराइज़ करूँ, छोटे तरीके से बताऊँ? तो छोटे तरीके से इसको ऐसे समझो कि राज्यसभा में सारे के सारे मेंबर्स, पहली चीज़ ऐसे समझो, राज्यसभा में लोकसभा के जैसा नहीं होता है। राज्यसभा में अगर मेंबर्स आते हैं 6 साल के लिए, तो सारे मेंबर्स 6 साल में रिटायर हो जाएंगे, एक ही साथ रिटायर हो जाएंगे, ये चीज़ नहीं होती है राज्यसभा में। राज्यसभा में एक साथ रिटायर नहीं होते हैं, ठीक है? एक साथ हर किसी का 6 साल कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? राज्यसभा में होता है एक सिस्टम, और वो ये सिस्टम होता है कि राज्यसभा में जो 1/3 मेंबर ऑफ द 245 सीट्स है, जो कि अराउंड 82 मेंबर्स है, हर 2 साल में 82 मेंबर्स रिटायर करते हैं। एंड क्योंकि 82 मेंबर्स रिटायर होते हैं, तो हर 2 साल में जितने मेंबर रिटायर होंगे उतने ही सीट पर क्या होता है? इलेक्शन होता है। इसीलिए अब खुद सोचो, जब 1/3 मेंबर रिटायर हो रहे हैं तो 2/3 तो बचे हुए ना अभी भी राज्यसभा में। 2/3 बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए हैं? तो जब 2/3 मेंबर बचे हुए हैं तो फिर पूरी हाउस को डिसॉल्व थोड़ा ना करेंगे हम लोग। उनका तो अभी भी टेन्योर बाकी है, किसी के 2 साल बाकी है, अभी किसी के 4 साल बाकी है। इसीलिए इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इसीलिए राज्यसभा को बोला जाता है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर है वो सारे के सारे मेंबर एक साथ रिटायर होते ही नहीं हैं। केवल और केवल 82 मेंबर्स रिटायर होते हैं हर 2 साल में, और जैसे ही ये रिटायर हुए तो वैसे ही दूसरे नए मेंबर भी आ गए। 82 मेंबर्स नए मेंबर भी आ गए, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो इसीलिए बोला जाता है क्या, कि राज्यसभा इज नेवर फुल्ली डिसॉल्व एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? परमानेंट हाउस बोला जाता है पार्लियामेंट का। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में उठ सकता है। क्वेश्चन क्या दिमाग में उठ सकता है यहाँ पर, कि अभी तो चलो मान लिया कि हर 2 साल में 82 मेंबर्स हो जाते हैं रिटायर, और जैसे ही वो लोग रिटायर होते हैं तो वैसे ही उतनी सीट जो खाली हो जाती है उस पर नए मेंबर्स इलेक्ट होकर के आ भी जाते हैं। चलो ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से राज्यसभा में हमेशा मेंबर्स बने रहते हैं, कुछ ना कुछ मेंबर्स बने रहते हैं, राज्यसभा कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं करी जाती। अच्छा, तो जब राज्यसभा पहली बार राज्यसभा आई थी 1951 में, तब कैसे डिसाइड किया गया कि कौन मेंबर रिटायर होगा? क्यों? क्योंकि राज्यसभा पहली बार आई है, सबसे स्टार्टिंग में आई है, तो हर किसी को 6 साल का टर्म मिला है ना? और हम कह रहे हैं कि भाई 2 साल में क्या करना पड़ेगा? 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर करेंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 82 मेंबर्स रिटायर करेंगे। तो तब जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने राज्यसभा बनाई, तब कैसे डिसाइड किया गया? क्योंकि किसी का भी 6 साल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ 2 साल में, हो ही नहीं सकता ना। तो तब क्या किया हम लोगों ने? तब हम लोगों ने एक लॉटरी सिस्टम अडॉप्ट करा।
तब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने लॉटरी सिस्टम अडॉप्ट करा। और लॉटरी सिस्टम में जितने भी 82 मेंबर्स का नाम लॉटरी सिस्टम में चूज़ किया गया एक एक करते हुए, उन 82 मेंबर्स को 2 साल में रिटायर कर दिया गया। ठीक है, फिर दोबारा से लॉटरी सिस्टम अडॉप्ट किया गया, और फिर दोबारा से, क्योंकि देखो अगर 2 साल के लिए रिटायर हुए हैं, मतलब 2 साल कंप्लीट होने के बाद रिटायर हो गए, तो बाकी लोगों का अभी भी कितना टाइम बचा हुआ है, बाकी लोगों का तो अभी भी 4 साल बचे हुए हैं ना। 82 मेंबर्स रिटायर कर दिए हमने स्टार्टिंग में सपोज, तो 82 के बाद जितने भी मेंबर्स बचे हुए हैं उन्होंने तो अभी 2 ही साल बिताए हैं, उनके तो 4 साल अभी भी बाकी है। तो फिर कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो फिर दोबारा से लॉटरी सिस्टम के द्वारा डिसाइड किया गया था। ठीक है, तो समझ लो बस, कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ना कि हमने जब स्टार्टिंग में राज्यसभा को बनाया तो ये कैसे डिसाइड किया, क्योंकि हर किसी का तो 6 साल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमने डिसाइड किया था लॉटरी सिस्टम के बेसिस पर। लॉटरी सिस्टम के बेसिस पर हम लोगों ने जिसका नाम आ गया था उनको 2 साल में ही रिटायर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपको केवल इतना समझने की ज़रूरत है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, क्योंकि लोकसभा के सारे मेंबर का टेन्योर 5 साल का होता है। 5 साल के बाद उनको रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि नई लोकसभा आएगी, नया इलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर हर 2 साल में इलेक्शन होता है, और 2 साल में भी पूरी की पूरी 245 सीट्स पर इलेक्शन नहीं होता, केवल और केवल 1/3 सीट्स पर इलेक्शन होता है। तो जब 1/3 सीट्स पर इलेक्शन होता है तो बाकी के बाकी 2/3 मेंबर हमेशा अपना जो पूरा टेन्योर है उसको कंप्लीट करते रहते हैं, और जैसे ही 1/3 सीट्स पर इलेक्शन हुए, 1/3 लोग रिटायर हुए, तो नए मेंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये परमानेंटली चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। समझ रहे हो, इस चीज़ को यहाँ पर समझो। अब इसकी इंपॉर्टेंस को तो समझ लो कि हमने लोकसभा को तो डिसॉल्व करने के लिए टाइम पीरियड दे दिया कि 5 साल के बाद नई लोकसभा आएगी, तो हमने ये चीज़ राज्यसभा में क्यों रखी, राज्यसभा को हमने परमानेंट हाउस के तौर पर क्यों बनाए रखा, क्या आइडिया था इसके पीछे, क्या लॉजिक था, तो लॉजिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लॉजिक ये था दैट द एडवांटेजेस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज दैट even when the Lok Sabha is dissolved and elections are yet to take place, the meeting of the Rajya Sabha can be called and the urgent business can be concluded. तो जो यहाँ पर एडवांटेजेस है लोकसभा का, मतलब राज्यसभा के इस पर्टिकुलर मेथड का, परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट होने का जो राज्यसभा का एडवांटेज है वो क्या है, वो ये है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, सपोज अगर लोकसभा क्या हो गई है, लोकसभा सेशन में नहीं है क्योंकि लोकसभा का टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई है या और इलेक्शन अभी होने बाकी है लोकसभा में, तो उस टाइम पीरियड में हमें कुछ अर्जेंट बिजनेस की ज़रूरत पड़ी, सपोज़ अगर हमें अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ी कुछ पार्लियामेंटेरियंस की, और कुछ अर्जेंट तरीके से डिसाइड करना पड़ा, कुछ अर्जेंट लॉ को डिसाइड करना पड़ा, कभी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक हुआ या फिर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा सिक्योरिटी इशू हुआ, कोई अचानक से बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, इस कंडीशन में हमारे पास हमेशा राज्यसभा होगा, क्योंकि राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, उसके मेंबर्स हमेशा 2/3 मेंबर्स हमेशा बने रहते हैं, है कि नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी कोई अर्जेंट बिजनेस ऑफ द हाउस होगा उसको हम कंडक्ट कर सकते हैं, एंड राज्यसभा में ही ये चीज़ पॉसिबल है, बिकॉज राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस। ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज़ हम लोगों ने इसीलिए दी, क्योंकि लोकसभा ऐसी कंडीशन हो सकती है ना कि लोकसभा अभी है ही नहीं, लोकसभा का इलेक्शन अभी होगा तो लोकसभा आ ही नहीं सकती अभी, क्योंकि नया इलेक्शन होगा लोकसभा में, तो तब तक हमारे पास तरीका क्या है, हमारे पास एक हाउस तो रहेगा, राज्यसभा रहेगा, तो राज्यसभा में हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंगली। समझ गए हो, ठीक है, ये एक एडवांटेज है। दूसरी बड़ी एडवांटेज पता है क्या होती है, दूसरी बड़ी एडवांटेज ये है ना कि जब हर दो साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे और 1/3 मेंबर नए आएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, हर 2 साल में नए नए लोग आएंगे, वो नए नए आइडियाज़ लेकर के आएंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस को लेकर के आएंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, और ज़्यादा बेटर तरीके से हमारी पॉलिसी मेकिंग बनेगी, है ना। लोकसभा में क्या है कि एक बार आ गए तो 5 साल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जब एक बार सभी के सभी लोग 5 साल के लिए बने रहेंगे, कोई नया इलेक्शन तो नहीं हो रहा हर 2 साल में 3 साल में जैसे राज्यसभा में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये हर 2 साल में जो है नए मेंबर्स आते हैं, क्योंकि 1/3 मेंबर रिटायर हो रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से नए मेंबर आएंगे, नए एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, नए एक्सपर्टीज़ के साथ आएंगे, और नए नए आइडियाज़ के साथ आएंगे, जिसकी वजह से राज्यसभा की जो फंक्शनिंग है उसमें जो लॉ मेकिंग होगा, जो लॉ डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, वो और ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नए मेंबर्स आएंगे तो नए आइडियाज़ के साथ भी वो लोग आएंगे। समझ रहे हो, तो ये 2 एडवांटेजेस है हमारे उस पर्टिकुलर मेथड की जो हमने अडॉप्ट करे हैं। आई होप चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसलिए बार बार इस चीज़ को रिपीट करा गया ताकि दिमाग में बैठ जाए, कन्फ्यूजन ना रहे, बेसिक्स क्लियर हो आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा ऑल्सो हैज़ 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स दीज मेंबर्स एंड दीज नॉमिनेशंस आर मेड अमंग दोज पर्सन्स
हु हैव मेड देयर मार्क इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो बताई गई है। हमें पता है कि राज्यसभा में एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स हैं, ठीक है, 245 मेंबर्स हैं। तो देखो ये कैसे हो रहा है, 245 में से 233 मेंबर्स आते हैं जो इलेक्ट होकर के आते हैं, जो इलेक्ट होकर के आते हैं, स्टेट से इलेक्ट होकर के आते हैं, एंड कुछ मेंबर्स आते हैं यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। वहीं दूसरे मेंबर, जो दूसरे 12 मेंबर है ना, ये इलेक्ट होकर के नहीं आते। ये जो 12 मेंबर है इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेशन का मतलब अलग है, देखो इलेक्शन का मतलब अलग होता है। इलेक्शन का मतलब होता है एमएलएज इलेक्ट कर रहे हैं, नॉमिनेशन का मतलब है प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं, चुन रहे हैं इनको कि ये आ जाएगा इस बार। तो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स। और ये 12 मेंबर्स कौन होते हैं? ये 12 मेंबर्स ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा करके नॉमिनेट कर दिया हो, नहीं। ये 12 मेंबर्स बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल मेंबर्स होते हैं। ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, ठीक है, या सोशल सर्विसेज में। तो इनकी वजह से क्या होता है, ऐसे 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स जब आते हैं ना, क्योंकि ये अपने फील्ड के एक्सपर्टीज़ होते हैं, देखो तो जब अपने फील्ड के एक्सपर्टीज़ है तो हाईली इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, तो क्या करेंगे, ये हमारी लॉ मेकिंग को, हमारी पॉलिसी मेकिंग को और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस के साथ डिस्कस करेंगे, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ में जो हम चेंजेस कर सकते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये लोग साइंस के फील्ड से भी आएंगे, ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड से भी आएंगे, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड से भी आएंगे, ठीक है। तो इतने अलग अलग फील्ड से जब एक्सपर्टीज़ अपना एक्सपीरियंस लेकर के आएंगे तो क्या होगा, हमारे अलग अलग एरियाज़ में जो पॉलिसी है ना वो बेटर बन पाएगी। समझ रहे हो? ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने नॉमिनेटेड मेंबर्स रखा है। जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं इन लोगों को, ताकि ये लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ हमें इनपुट्स दे सके जब भी हम इनके रिलेटेड फील्ड में कुछ भी लॉ मेकिंग करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं अभी एट प्रेजेंट कौन कौन है नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी एट प्रेजेंट कौन है, अभी एट प्रेजेंट पीटी उषा भी है, ठीक है, पीटी उषा भी है। तो जब भी हम आर्ट की बात करते हैं ना, तो आर्ट में साइंस को, आर्ट में साइंस को नहीं, आर्ट में स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया जा सकता है, सिनेमा के मेंबर्स भी आ सकते हैं, जो एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी अदर कैटेगरीज हैं इन सब के अलावा। तो काफ़ी ब्रॉड लेवल पर जो हमारे लोग हैं वो आते हैं राज्यसभा में एज ए नॉमिनेट पर्सन होके। तो पीटी उषा है, पीटी उषा के अलावा सुधा मूर्ति भी है, ठीक है, तो सुधा मूर्ति भी है। साथ ही साथ में और कौन कौन से मेंबर थे, तो अभी तो एट प्रेजेंट पीटी उषा है, सुधा मूर्ति है, एंड कुछ एक दो मेंबर्स भी है, ठीक है। तो ये लोग हैं। साथ ही साथ में अगर हम पिछले लेवल पर बात करें, मतलब कुछ साल पहले की बात करें, तो एम एस स्वामीनाथन नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के तौर पर उनको जाना जाता है, ठीक है। तो जो स्वामीनाथन है वो क्या करते होंगे, वो अपना एग्रीकल्चर पर जो एक्सपर्टीज़ है वो देते होंगे, ठीक है। और जब भी राज्यसभा में डिस्कशन किया जाता होगा एग्रीकल्चर वाले इश्यूज़ पर एंड अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर जिन पर भी उनका एक्सपर्टीज़ होगा, क्योंकि मुझे पता है उनका एग्रीकल्चर में एक्सपर्टीज़ था, तो उस पर वो अपनी बात रखते होंगे। उसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर पर जो पॉलिसीज़ होती होंगी वो और ज़्यादा बेटर तरीके से आ पाई होंगी, ठीक है। सिमिलरली सी रंगाराजन है, सी रंगाराजन थे, मतलब अभी नहीं है, सी रंगाराजन भी थे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ राज्यसभा एज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये क्या है, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ क्या है, फाइनेंस, इकोनॉमी, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे फिर अपने लेवल पर, ये इकोनॉमी में, इकोनॉमिकल मैटर्स पर जब भी डिस्कस किया जाता था लॉ मेकिंग में, उस पर अपने कमेंट्स किया करते थे, अपने सजेशंस दिया करते थे। एंड आज भी श्रीरंगाराजन द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, मतलब इन न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते हैं एंड बताते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस देते हैं कि गवर्नमेंट और बेटर तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो समझ रहे हो, ये फ़ायदा होता है कि जब हम अलग अलग फील्ड से एक्सपर्टीज़ लोगों को प्रेसिडेंट लेकर के आते हैं राज्यसभा में, सो देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग जब इनके एक्सपर्टीज़ से जुड़े हुए किसी एरिया पर कोई लॉ बन रहा होगा ना, तो वो अपने सजेशंस देते हैं एंड बेटर तरीके से वो कानून बन सके, और बेटर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से कानून वो बन सके, इसके लिए वो अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर लॉ में। समझ रहे हो, ये रेलिवेंस है नॉमिनेशन की, ठीक है। ये रेलिवेंस है, ये इंपॉर्टेंस है नॉमिनेटेड मेंबर्स होने की हमारी राज्यसभा में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमने बेसिक समझ लिया, राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में बात कर ली, एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमने क्या करा है, हमने स्टेट्स को सीट्स दी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन,
हमने अमेरिका वाला जो सिस्टम है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उसको हमने अडॉप्ट नहीं करा, ठीक है। और साथ ही साथ में हमने ये भी समझ लिया कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझ ली, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स की सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम लोगों ने समझ ली है, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है।